प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि व्यवहारिक राजनीति में नागरिकता को जितना महत्व दिया जाता है उतना अन्य किसी को नहीं दिया जाता। यूनान ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया। यूनानी राज्य की विशेषता भी यही थी कि वो नागरिकों का एक समुदाय था। इस समुदाय में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नागरिक एक समुदाय की रचना करते थे, जिसमें व्यक्ति का अपना अलग अलग अस्तित्व भी बनाए रखता था। समाज के एक अंग के रूप में वो साझेदार भी था। प्लेटो ने दास और नागरिकों में कोई भेद नहीं किया था। उसने समाज के तीनों वर्गों में आपस में सहयोग करते थे, परंतु अरस्तु ने नागरिकता के प्रश्न को अधिक व्यापकता से उसने अध्ययन किया। वह राज्य को नागरिकों का एक समुदाय मानता था। अरस्तु स्वयं इस प्रश्न से प्रारंभ करता है अपनी नागरिकता के विचार। उसका प्रश्न था कि नागरिकों की योग्यताएं क्या है, नागरिक को राज्य के जीवन में क्या हिस्सा लेना चाहिए। परंतु अरस्तु इस प्रश्न का सीधा प्रारंभ करने के स्थान पर विपरीत ढंग से इस प्रश्न को प्रारंभ करता है। वो नागरिकता को परिभाषित नहीं करता, बल्कि उन अयोग्यताओं को गिनाता है जिनके कारण एक व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। उसका ये मानना था कि समाज में कामगार और जो मजदूर हैं वो नागरिक नहीं हो सकते, जो विदेशी व्यक्ति हैं वो भी नागरिक नहीं हो सकते, दास, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े ये भी नागरिक नहीं हो सकते, विदेशों की जो संतानें हैं वो भी नागरिक नहीं हो सकती, देश से जो निष्कासित हैं, नागरिकता से जो वंचित व्यक्ति हैं वो भी नागरिक नहीं हो सकते। तो नागरिकता की क्या परिभाषा है अरस्तु की दृष्टि में? अरस्तु का ये मानना है कि नागरिक वो है जो न्याय और सत्ता में हिस्सा लेता है, अर्थात एक व्यक्ति जो न्यायिक और सत्ता में हिस्सा लेने के योग्य बन जाता है वो नागरिक कहलाता है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु की ये परिभाषा कोई काल्पनिक भी नहीं थी, क्योंकि उस समय दो सभाएं हुआ करती थी यूनान में, एक इक्लेसिया और हेतिया, और दोनों सभाएं में प्रथम तो शासन संबंधी विषयों पर विचार करती थी और दूसरा वयस्क जो है वो न्याय संबंधी विषयों पर विचार करती थी। इसीलिए इस भावना से प्रेरित होकर उसने नागरिकता की अवधारणा को परिभाषित किया। अरस्तु ने तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही ऐसा किया। उसने नागरिकों के कुछ योग्यताएं भी बताई। उसने कहा कि नागरिक दो कार्य करेगा, एक तो विधि निर्माण करेगा और दूसरा विधि पर्यवेक्षण करेगा। उसमें शासन और शासित होने की योग्यता होगी। भौतिक और आधुनिक सुख सुविधाओं से वो वंचित होगा। कारीगर और मजदूर नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा और वयस्क वो होगा। उसका ये मानना था कि एक नागरिक के पास इतना समय होना चाहिए कि वो अपनी भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, क्योंकि उसका ये मानना था कि यूनानी लोग हैं जो उच्च लोग हैं, उनके मस्तिष्क भी उच्च ही हैं, इसलिए उनमें ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि गैर यूनानियों में ना हो सके। उसने नागरिकों के कुछ गुण भी बताए। उसके अनुसार नागरिक वो है जो कि समाज की सुरक्षा करे, शासन और शासित दोनों हो सके, संविधान से सापेक्ष हो, अर्थात संविधान के स्वरूप के अनुसार वो अपने आप को बदले, वही एक अच्छा नागरिक कहलाएगा। अरस्तु अच्छे नागरिक और अच्छे मानव में भी अंतर करता है। उसका ये मानना था कि अच्छा मानव सभी राज्यों में एक से हैं, जिनके गुण निरपेक्ष हैं, किंतु अच्छा नागरिक कौन है इसका जो उत्तर है वो अरस्तु ने नगर राज्यों को ध्यान में रखकर दिया। उसका ये मानना था कि अच्छा नागरिक वो है जो सापेक्ष हो, अच्छे शासक में न केवल अच्छे मानव के गुण हो बल्कि एक अच्छा नागरिक भी वो होना चाहिए। नागरिकों के क्या अधिकार है कि एक नागरिक को क्या अधिकार है, इसके उत्तर में अरस्तु ने सकारात्मक उत्तर दिया। उसका ये मानना था कि एक नागरिक शासक के कार्य में हिस्सा लेगा तभी वह राज्य के लिए आवश्यक व्यवहारिक बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है। यहाँ हम अरस्तु और प्लेटो और जो नागरिकता पर अरस्तु और प्लेटो के जो विचार है उसमें थोड़ा सा हम यहाँ अंतर करना चाहेंगे कि प्लेटो की तुलना में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार थोड़े संकुचित है। प्लेटो ने अपने राज्य में दास और नागरिकों में कोई अंतर नहीं किया। उसके समाज के सभी वर्ग थे वो नागरिकता के अधिकार उनको मिला, जबकि अरस्तु नागरिकता के अधिकार को सीमित व्यक्तियों को
देता है। एक दूसरा अंतर जो हमें दिखाई देता है कि प्लेटो की मान्यता थी कि अच्छा नागरिक ही अच्छा मानव है, जबकि अरस्तु अच्छे मानव और अच्छे नागरिक में भेद करता है। अरस्तु शासक वर्ग के लिए ज्ञान पर बल देता है, जबकि प्लेटो अरस्तु का ये कहना है कि शासक वर्ग में शासन करने की योग्यता होनी चाहिए। व्यवहार में अरस्तु व्यवहार को, सिद्धांत को, दोनों को साथ लेकर चलता है। जो चौथा अंतर वो बताता है कि प्लेटो के अनुसार शासक वर्ग संख्या में सीमित है, जबकि अरस्तु का शासक वर्ग उच्च वर्ग से है और वो संख्या में अधिक होता है। अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं उनकी आलोचना भी की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना है कि अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वो अभिजात्य तंत्रीय हैं, अर्थात संपत्ति विहीन व्यक्ति सरकार में हिस्सा लेने से वंचित है। यदि किसी के पास संपत्ति नहीं है, उच्च वर्ग का नहीं है, तो वो शासक वर्ग का हिस्सा नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। एक है उसकी विचारधारा बहुत संकुचित है, इतनी संकुचित है कि उसने नागरिकता की जो परिभाषा है वो प्रशासक की परिभाषा, उसकी नागरिकता की परिभाषा को हम प्रशासक की परिभाषा कह सकते हैं। श्रमिकों, स्त्रियों, दासों, नागरिकों के अधिकारों को से वंचित रखता है वो। समाज का जब एक बहुत बड़ा भाग नागरिकता के अधिकार से वंचित है तो ये एक तरह से अप्रजातांत्रिक और अमानवीय भी है। नागरिक और अनागरिकों में भेद करके नागरिकों का अलग वर्ग बना दिया उसने, जबकि प्लेटो ने जहाँ दार्शनिक शासक के समान ही उसका जो प्लेटो का दार्शनिक शासक था जैसे उच्च वर्ग का था, वैसे ही अरस्तु के जो नागरिक हैं वो उच्च वर्ग के हैं, जो कि समाज में असंतोष को जन्म दे सकते हैं। अवकाश और नागरिकता का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अरस्तु ने कहा कि जिनके पास अवकाश हो वो ही नागरिक हो सकते हैं। बड़े राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर नागरिक शासक वर्ग का हिस्सा हो ये जरूरी नहीं है। अरस्तु का नागरिक न्यायाधीश भी है, वो कानून भी बनाता है और न्याय भी करता है, जबकि दोनों शक्तियां एक हाथ में देना निरंकुशता की निशानी है। उसका एक हम जो आलोचना कर सकते हैं कि अधिकारों के स्थान पर अरस्तु कर्तव्यों पर बल देता है। जैविक सिद्धांत के अनुसार भी आवश्यक, जब सब पूरा समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, जैसे शरीर पूरे अंगों से मिलकर बना है, तो एक अंग को महत्व देना और दूसरे को कम महत्व देना ये उचित नहीं है। यदि उच्च धनी व्यक्ति ही शासन करेगा तो कानून जो बनाएगा वो अपने पक्ष में ही बनाएगा। ये आलोचना के कुछ बिंदु हैं, लेकिन अरस्तु के जो नागरिकता के विचार हैं वो विचार उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अरस्तु ने दिए। इसलिए यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम उन पर उनका विश्लेषण करें तो उसमें भले ही कमियां दिखाई दे, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, जो उस समय यूनान के नगर राज्यों में जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार जो अरस्तु ने अपने विचार दिए, वो हम उन विचारों की हम प्रशंसा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।